पिछले साल यानी 2020 के 23 मार्च की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से फैली वैश्विक बीमारी से निपटने के लिए पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी। यह लॉकडाउन 21 दिन का था, लेकिन इसके बाद लॉकडाउन बढ़ते चले गए। 8 जून को अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और साल होते होते जब सब कुछ खुल गया तो एक बार फिर मार्च के महीने में कुछ राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। इस एक साल के दौरान हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, कुछ पाया भी, लेकिन खोया बहुत। इस एक साल के दौरान डाउन टू अर्थ कभी नहीं रुका। कोरोना वायरस से संबंधित 8000 से ज्यादा स्टोरीज की गई, मैगजीन की 13 कवर स्टोरीज की गई। दुनिया भर में कोरोना से संबंधित घटनाएं, संबंधित विश्लेषणों की बात हो या भारत के दूर दराज के गांवों में शहरों से लौटे प्रवासियों की दिनचर्या, हर स्तर पर इस वैश्विक बीमारी और उसके असर के बारे में अपने पाठकों को बताता रहा। एक साल बाद आज फिर से हम अपने पाठकों को बीते एक साल की याद दिलाने जा रहे हैं। अगले 5 दिन तक हम आपको बताएंगे कि बीते एक साल के दौरान कोरोना वायरस ने कैसे अपना प्रसार किया, लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था, प्रवासी मजदूरों और गरीबों पर क्या असर पड़ा, सरकारों ने इस आपदा के दौरान कौन कौन से नए कानून लागू किए, कृषि के क्षेत्र पर इसका क्या असर देखा गया, इन सब मुद्दों पर बात होगी। पहली कड़ी के रूप में आज हम बात करेंगे अपनी सहयोगी बनजोत कौर से, जो डाउन टू अर्थ की हेल्थ रिपोर्टर हैं और इस महामारी के बारे में पल पल की रिपोर्ट कर चुकी हैं। लॉकडाउन के एक साल के दौरान आपको क्या लगता है कि जो इसके पीछे का उद्देश्य था, लॉकडाउन करने की वजह थी, वो कितना हम उसमें मकसद में कामयाब रहे? भारत में लॉकडाउन उस स्टेज पे आके लगा जब हमारे यहाँ 500 से थोड़े से अधिक केस थे, और दुनिया में लॉकडाउन तब लगा था जब कई सारे देशों में, जब उनके यहाँ जो उनके रोज होने वाले केस थे उसकी संख्या हजारों में थी, और उनके यहाँ जब लॉकडाउन चल रहा था तो उन्होंने अपने उस पैंडेमिक की पहली पीक को फेस कर लिया था। पीक का मतलब ये है कि जब उनके यहाँ केस सबसे ज़्यादा पहुँचे तब उनका देश लॉकडाउन में था, और जैसे जैसे नंबर कम होते गए वो लॉकडाउन खुलता चला गया। हमारे यहाँ कहानी इससे थोड़ी अलग थी। हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा, जैसे कि आपने कहा, 23 मार्च की रात 12 बजे को शुरुआत हुई। उसके बाद मई के पहले हफ्ते में अनाउंस किया कि अब हम धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे, और जून में आके अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई 8 जून को। अब उसके बाद भारत का पीक इस पैंडेमिक का आया मध्य सितंबर में, और उस पीक के दौरान हमारे यहाँ रोजाना 90,000, एक आध बार 95,000, एक आध बार 80,000 इस तरह केसेज आ रहे थे। तो जब हमारा कोरोना वायरस के संक्रमण का सबसे खराब जो दौर था, उस दौरान हम लॉकडाउन में नहीं थे, पर ज़्यादातर देश लॉकडाउन में तब थे जब उनका कोरोना वायरस का संक्रमण का दौर सबसे खराब चल रहा था। जैसे कि इटली, मार्च मध्य में उनका पीक था और उस टाइम वो देश लॉकडाउन में था। इसी तरह रशिया में जो पीक था वो मई के बीच में आया, और उनका लॉकडाउन उससे कई बाद में खुला था। तो ये भारत और दूसरे देशों के जो लॉकडाउन किया गया वो एक बेसिक जो है वो फ़र्क था। अब सवाल जो आपने किया कि क्या हम उसको अचीव कर पाए, ये नंबर्स में बोलना तो शायद बहुत ठीक नहीं हुआ। केस लोड ऑब्वियसली हमारा उसके बाद बढ़ा ही, जैसे मैंने आपको बताया, पर जो 2-4 बेसिक पैरामीटर थे, एक था टेस्टिंग। लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम उन देशों में थे जब हमारी रोजाना की जाने वाली RT-PCR टेस्ट की संख्या बहुत कम थी। 0.85% पर 1000 पॉपुलेशन पे हम तब भी टेस्ट, मतलब एक आदमी भी 1000वीं पॉपुलेशन पे हम नहीं टेस्ट कर पा रहे थे। तो टेस्टिंग हमारी बढ़ी, पर बहुत बहुत बाद में जाके बढ़ी, और उसमें भी RT-PCR का हिस्सा कम था और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स का हिस्सा ज़्यादा था। आपने जो लॉकडाउन की एक व्यवस्था बताई और एक टेस्टिंग का तरीका बताया कि टेस्टिंग में हम कहीं उतना कामयाब नहीं हो पाए जिस तरह से होना चाहिए था, लेकिन कोरोना वायरस का जो एक बड़ा रोकने का तरीका जो बताया गया वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग था। मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ ही ये कहा जा रहा था कि तीसरा चरण
तीसरा चरण नहीं आया है भारत में, तो क्या इसके पीछे क्या जो हेल्थ से जुड़े हुए लोग थे, जो स्वास्थ्य विभाग, और आपने लगातार उनको कवर भी किया है, क्या वो लोग किस तरह से बिहेव कर रहे थे, और क्या आपको समझ में आया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और तीसरे चरण के बारे में? देखिए, सरकार की अगर आप स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे तो उसमें कई बार आपको भिन्नताएं नज़र आएंगी। इवन लॉकडाउन के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और ये पत्रकार सवाल करते थे कि हमारी टेस्टिंग की प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ पा रही, तो सरकार कहती थी कि बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, पॉजिटिविटी रेट 5 के आसपास है, और अगर 5 के आसपास पॉजिटिविटी रेट है तो इसका मतलब है कि हम ठीक ठाक मात्रा में टेस्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं। आज ये वही सरकार है। अब आप जिस तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, हम वास्तव में अभी दूसरे चरण में हैं। कोरोना वायरस की एक नई वेव हमारे यहाँ देश के करीब आधे से ज़्यादा जो राज्य हैं उसमें केसेस में अभी बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। तो आज जब सेकेंड वेव में हम ऑलमोस्ट घुस चुके हैं, तब सरकार ये खुल के कह रही है कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे RT-PCR टेस्ट की संख्या पूरे होने वाले टेस्ट में 70% से कम है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हो रही है वो कम से कम एक केस पे 20 से 30 लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जानी चाहिए, वो भी नहीं की जा रही है। तो आज जब हम सेकेंड वेव में हैं तो आज भी वही बात की जा रही है कि ठीक तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है, पर्याप्त मात्रा में RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहे हैं। यही कहानी तो लॉकडाउन के दौरान और पहली वेव में थी। हम आज भी उन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ एक दूसरी जो वेव है वो कोरोना वायरस की आती हुई दिख रही है। अब जो ये दूसरी वेव की आप बात कर रही हैं, सेकेंड वेव की जो बात कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो यूके स्ट्रेन और ब्राज़ील स्ट्रेन की बात आई और ये कहा गया कि वे यूके से और ब्राज़ील से जो लोग आएंगे उनका एयरपोर्ट पे RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, तो कहीं ये सेकेंड वेव इससे जुड़ी हुई आप देख रही हो या सरकार देख रही है क्या इस स्ट्रेन से जुड़ा हुआ? देखिए, स्ट्रेन को अगर समझना है कि कौन सी स्ट्रेन अभी इस देश में ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए सिर्फ टेस्ट नहीं करने होंगे, बल्कि टेस्ट में जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी होगी। अब भारत सरकार के आज के दिए हुए डाटा के मुताबिक करीब 700 लोगों में यूके, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन वायरस के मिले हैं। अब इसका ब्रेकअप तो सरकार ने नहीं दिया, पर ये मोटा मोटी माना जाता है कि यूके स्ट्रेन ज़्यादा मेजॉरिटी में है और बाकी दोनों थोड़े कम हैं। अब RT-PCR टेस्ट बाहर से आने वाले बाहर से आने वाले लोगों के हो रहे हैं, पर अब आज की डेट में जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि जो इन RT-PCR में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके बाहर से आने वाले सारे लोगों की उन सैंपल्स की जीनोम टेस्टिंग हो रही है, और एक प्रदेश में एक हफ्ते में जितने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उसमें से 5% लोगों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग होनी है। अब क्या वाकई इतनी पर्याप्त, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होगी तो हम ये कभी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा स्ट्रेन अभी इंडिया में डोमिनेंट है। आज की डेट में हमारा चैलेंज RT-PCR से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने का है। जब तक हम वो नहीं बढ़ाएंगे, हम ये एकदम एक ठोस तरीके से नहीं कह पाएंगे कि हमारे यहाँ क्या स्ट्रेन कारण है, कोई नया स्ट्रेन है जिसकी वजह से ये एक सेकेंड वेव आ रही है, या सिर्फ लोगों द्वारा लापरवाही करना ही इसका एक कारण है। तो एक साल के दौरान लॉकडाउन और बाकी चीज़ों के दौरान क्या सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। उसी तरह जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो पैंडमिक के दौरान नहीं बनाया जाता है, वो आप उसको पहले से बनाते हैं। आज हमारे देश में GDP का हिस्सा जो कि हेल्थ पे खर्च किया जाता है वो 1% से सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी बजट आया, सरकार ने हेडलाइन ये अखबारों को या बाकी लोगों को दे दी कि 137% हमने अपने बजट में बढ़ोतरी की। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं था। हेल्थ मिनिस्ट्री का, स्वास्थ्य मंत्रालय का आप यदि बजट देखेंगे तो वो सिर्फ 7 से 8% बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से वृद्धि थी, और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से तो और गिरावट आई थी। तो हेल्थ के बजट में 137% वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई। अब दूसरी बात ये हुई कि इस लॉकडाउन के दौरान एक चीज़ भारत में ज़रूर हुई थी कि वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स, PPEs, इन सब का जो प्रोडक्शन है वो कई गुना बढ़ गया था। ये बात ठीक है कि इस तरह का प्रोडक्शन बढ़ जाने के कारण भारत एक राहत की सांस ले सकता था, पर इन चीज़ों का इस्तेमाल, वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल, ऑक्सीजन बेड्स का इस्तेमाल आखिर डॉक्टर और नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ ही करेंगे।
क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत कम है। क्या सरकार की कोई ऐसी सोच है कि अब हमें इस ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाना पड़ेगा? क्या सरकार की अभी ऐसी कोई सोच दिख रही है कि हमें इन ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करना है? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आलम ये था कि लॉकडाउन के दौरान और पेंडेमिक के ठीक दौरान जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी उस टाइम की सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखनी पड़ी थी स्टेट्स को कि आपके यहाँ एपिडेमोलॉजिस्ट नहीं हैं, आप एपिडेमोलॉजिस्ट की भर्ती कीजिए। अब एपिडेमोलॉजिस्ट की भर्ती आप एक पेंडेमिक के दौरान कर रहे हैं, ये कितना बड़ा क्राइसिस है ये हमें तब समझ में आता है। तो जब तक आप ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ ध्यान नहीं देंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा भी लेंगे, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। वैक्सीन को लेके हमारे यहाँ क्या स्थिति रही और अभी जो वैक्सीन लगाने की दर है, क्या आप उसको पर्याप्त मानती हैं, वो भी ऐसे समय में जबकि दूसरी वेव की बात हो चुकी है? जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने आज से काफ़ी महीने पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था वैक्सीन इज़ नॉट गोइंग टू बी द सिल्वर बुलेट। वैक्सीन वो हथियार, सिर्फ अगर ये लोग, आम लोग या इस किसी भी देश के पॉलिसी मेकर्स ये बात सोच लें कि वैक्सीन आ गई और इस पैंडमिक का अंत हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसके ढेर सारे कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि कोई भी देश, भारत जैसा बड़ा देश खास करके, ये कभी नहीं सोच सकता कि हम 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, सभी लोगों को वैक्सीन की 1 डोज या 2 डोज दिला देंगे। ये नहीं हो सकता। एक सेलेक्ट पॉपुलेशन ग्रुप को ही वैक्सीन दिलाई जाएगी। वैक्सीन इस पैंडमिक से लड़ने में कारगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या सिर्फ वैक्सीन लेने से कोई देश इस पैंडमिक को मात दे देगा? ऐसा नहीं है। क्या हमें जैसे फ्लू के वैक्सीन में होता है कि हर साल फ्लू जब म्यूटेट कर जाता है तो हर साल फ्लू की एक नई वैक्सीन आती है, क्या हमें हर साल कोरोना वायरस की एक नई वैक्सीन लेनी पड़ेगी? हमारे पास इन सवालों का जवाब नहीं है। जवाब एक ही है। अभी जो एक ऐसा उपाय जो कि बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के आपको बचाता हुआ नज़र आ रहा है, वो है मास्क और वो है सामाजिक दूरी। वैक्सीन, एक तो वैक्सीन के 2 डोजेज हैं, और अगर वैक्सीन की आपने 1 डोज ली और आपने सोचा कि अब तो आप सुरक्षित हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन अपना काम करना शुरू करती है 2 डोज पूरी हो जाने के 14 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं। अब एंटीबॉडीज़ बनने में समय लगता है और उतनी पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ हो गई हैं कि वो आपको वायरस से बचा पाएंगी नहीं, उसमें समय लगेगा। तो आप भी बिल्कुल नहीं सोचें कि अगर आज आपने 2 डोज पूरी कर ली हैं और कल आपको संक्रमण नहीं होगा एकदम अगले ही दिन, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो यह थी बनजोत कौर। बनजोत कौर ने स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें बताया कि पिछले 1 साल के दौरान कोरोना वायरस ने किस तरह से व्यवहार किया और सरकार और हम लोगों ने किस तरह उसके प्रसार में अपनी भूमिका निभाई और उसे रोकने में किस तरह से कामयाब। कल हम इस कड़ी में बात करेंगे कि पिछले 1 साल के दौरान सरकार ने किस तरह के नए कानून लागू किए हैं और उनको लेकर क्या विवाद है और उन कानूनों से क्या असर पड़ने वाला है। धन्यवाद।